पिछले क्लास में हम लोग करंट में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर डिफाइन किया, जिसको हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा, जिसकी वैल्यू Vd इक्वल टू आई थी E अपॉन m इंटू टॉ। ठीक है, डायरेक्शन अगर हम वेक्टर लिखना चाहें तो ये यहाँ पर माइनस था बिकॉज चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव था। ओके, अब इसके आगे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बार डिफाइन कर लिए तो हम लोग किसी कंडक्टर से पास होने वाले करंट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि ये एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर जिसमें हमने बाहर से एक सेल जोड़ दिया, जिसकी वजह से इधर से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E डेवलप हो गया। ठीक है, तो इधर बाहर बना देते हैं डायग्राम। E हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमारा चलना चालू किए, किधर, फील्ड का उल्टा, फोर्स लगने से इलेक्ट्रॉन्स फील्ड का उल्टा चलना, ये ड्रिफ्ट करना चालू किए, इस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलना चालू कर दिए। अब इनके द्वारा करंट निकालने जा रहे हैं कि कितना करंट डेवलप होगा। तो चलिए यहाँ एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, हम लोग एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हम लोग, वो जो अपना कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग A लेते हैं। ये क्रॉस सेक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं। अब हमको करंट का जो डिफिनीशन है dq बाई dt, तो ये निकालना है कि एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से पास किए, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम से हमारा करंट निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक नया एजम्पशन लेने जा रहे हैं कि हम मानने जा रहे हैं लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम इन दिस कंडक्टर इज n। मतलब यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। तो देखिए dt टाइम में जितना चार्ज यहाँ पास करेगा वो dq होगा, और dq बाई dt हमारा करंट हो जाएगा। तो dt टाइम में जो इलेक्ट्रॉन्स vd स्पीड से चल रहे हैं, तो dt टाइम में कितना दूर जाएंगे, vd इंटू dt। तो vd dt यानी हम उल्टा बोलें कि यहाँ से जो ये दूरी है Vd इंटू dt, इतना दूर के जितने यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स जो इस सेक्शन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और dt टाइम में यहाँ पहुँच जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि इसके आगे इस वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे dt टाइम में इसको क्रॉस कर जाएंगे, और जो क्रॉस कर जाएंगे वही क्या बनाएंगे, dq बनाएंगे, जिससे हम करंट dq बाई dt निकाल सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग इस वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ ये हो जाएगा। तो इसको यहां से लिखना चालू करिए सब लोग। लिखिए कि इन टाइम dt all the free electrons of the volume A into Vd dt, A into dl लिख देते हैं। चलिए A इंटू dl दैट इज कितना, A इंटू Vd इंटू dt, ये dl हो गया। All the electrons of this volume will pass through the cross section area, the shaded लिख दीजिए, the shaded cross section area, the shaded क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक बात।
इन टाइम dt, इन टाइम dt, ओके, इन टाइम dt। अब लिखा जाए, सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम A into Vd dt is equal to N into A into Vd dt। कैसे? हमारा N क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इतने वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो N into A Vd dt इतने होंगे। तो चार्ज कितना होगा? So charge in this volume dq is equal to, तो इतने इलेक्ट्रॉन से तो टोटल चार्ज कितना होगा? तो इतने इलेक्ट्रॉन में उनके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा Na Vd dt इंटू क्या E। इतने क्या हो गए? इतने हमारे पास इतना चार्ज हो गया। सो इतना ही चार्ज डी टाइम इसको पास किया। सो करंट कितना होगा? सो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर I is equal to dq by dt is equal to Na Vd dt into E upon dt, that is I equal to N E A Vd, N E A Vd। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया कि किसी कंडक्टर से होकर कितनी करंट बहती है, I इक्वल टू N E A Vd। यहाँ पे हर चीज आपको क्लियर है। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A है क्रॉस सेक्शन एरिया और Vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है EEm अपन टाउ। सो दिस इज ये फॉर्मूला हम लोग को बन गया करंट में। पहली बार हम लोग पढ़े बहुत तरीके के अलग अलग मीडियम में अलग अलग चार्ज कैरियर्स होते हैं, बट कंडक्टर में ये फॉर्मूला करंट का नहीं हुआ, कहीं भी करंट का नहीं हुआ। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग मटेरियल में अलग अलग फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला सिर्फ किस में लगेगा? कंडक्टर्स में। हम यहाँ फिर से लिखते हैं ओनली फॉर कंडक्टर्स। ये फॉर्मूला सिर्फ कंडक्टर्स में लगेगा। I इक्वल टू NEA Vd। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। करंट आ गया तो अब हम लोग अगला जो मोस्ट फेवरेट लॉ है, ओम्स लॉ, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ओम्स लॉ पढ़ना चाहेंगे। ओके, देखिए ओम्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग कुछ डिफिनीशंस हैं जिस पे ध्यान दें हम लोग। पहला डिफिनीशन है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक डिफिनीशन है। देखिए जे से स्टैंडर्ड नोटेशन है, वो ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिफाइन किया जा रहा है, ऐसा वेक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग बात हुई थी करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी एक ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है। तो हम लोग से कॉरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर डिफाइन करने जा रहे हैं। तो अगर किसी, मान लीजिए कोई ऐसा सॉलिड कंडक्टर है और इसमें से करंट होके बह रही है, आई इसमें करंट, आई इसमें जा रही है, से एरिया क्रॉस सेक्शन ए लिया है। तो इस पे एक हम लोग एरिया क्रॉस सेक्शन लिए उसके अंदर में ऐसा, और इससे भी सेम करंट बह रही होगी।
तो जे वेक्टर डिफाइन करते हैं, ऐसा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है करंट पर यूनिट एरिया। ऐसा हम लोग, उसका मैग्नीट्यूड होगा करंट पर यूनिट एरिया। जैसे यहां से आई करंट जा रहा है, इसके एरिया ए है, तो यहां होगा आई अपॉन ए। इसी को हम लोग करंट डेंसिटी वर्ड कहेंगे, जो करंट डेंसिटी मतलब होगा करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर द डायरेक्शन के बारे में बात भी होगी। डायरेक्शन हम लोग वो वीडी वाला ही देना चाहते हैं जिधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जा रहा है। हम लोग ये देखिए, हमने करंट का डायरेक्शन लिखा है ऐसे, यानी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, ठीक बात है। और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा होगा, ठीक है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसका उल्टा इलेक्ट्रॉन चलते हैं। और हम लोगों ने करंट का डायरेक्शन के बारे में बात किया था। करंट का डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज भी चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी चलते हैं। तो कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज के चलने की दिशा को ही इंटरनेशनली हम लोगों ने करंट के डायरेक्शन कह रखा है। इसलिए करंट का डायरेक्शन जिधर ई है उधर ही होगा, और जिधर ई होगा उधर वीडी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। ई के अलॉन्ग डायरेक्शन के अलॉन्ग बात कर सकते हैं। तो जो ये ई है उसी के अलॉन्ग जे डिफाइन हुआ एक तरीके से, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इससे निकालते हैं। जैसे हम लोग इस क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो ये फॉर्मूला यहाँ वैलिड है। यहाँ से अगर हम जे निकालें, जे की वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो आई अपॉन ए जो होगा वो कितना हो जाएगा? आई अपॉन ए हो जाएगा कितना? एन ई इंटू वी डी। वी डी की वैल्यू पुट करते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं एन ई इंटू वी डी होता है ए इंटू टाउ। वी डी की वैल्यू भूलने का कोई सवाल नहीं है। जो बच्चा ऐसे याद करता है वी, मैंने कहा भी था वी इक्वल यू प्लस ए टी, ये अगर याद है तो आपको वी डी याद है। वी इक्वल यू प्लस ए टी, यू जीरो था याद होगा, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। ए एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन का, टी क्या है? एवरेज टाइम है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन सबका सेम है बिकॉज सबका एक्सेलरेशन सेम है, क्यू ई अपन एम। तो क्यू ई अपन एम इंटू टाउ, इसीलिए कभी ये भूलेगा नहीं, ए टाउ, वी डी इक्वल टू ए टाउ, ठीक है। ऐसा हो गया। तो जिसको जरा और समराइज करते तो हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू क्या? ई। अब हम चाहे तो डायरेक्शन लगा सकते हैं। हम लोगों ने कहा है कि जिधर वीडी मतलब इलेक्ट्रॉनों का वेलोसिटी ही लिया जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन किया जा रहा है, जो किधर होता है ई के अलॉन्ग। अगेन यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। हम अब हम करंट के डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव चार्ज चलने के डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। ये नहीं कि सोचना है कि इलेक्ट्रॉन तो सब उल्टा चलते थे, बट इलेक्ट्रॉनों को चलने की दिशा को करंट की दिशा नहीं कहा जाता है। हम लोग करंट का डायरेक्शन ले रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इधर चले तो इसका एनालॉग लेते हैं। वैसे तो कंडक्टर में कभी पॉजिटिव चार्ज चलेगा ही नहीं, चलेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज उसमें क्या है? फिक्स्ड आयंस है, फिक्स्ड मेटल आपके एटम्स पड़े हुए हैं, वो तो नहीं चलते। प्रोटॉन तो कभी नहीं चलते। तो हम लोगों ने एनालॉग लिया है। आई चलने की दिशा मतलब इसके चलने का उल्टा दिशा, करंट इलेक्ट्रॉन के चलने का उल्टा दिशा। तो हम लोग वीडी इधर ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। जब कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर है, तो सही चीज बताइएगा कि फील्ड का उल्टा। तो वीडी ऐसा ई लगा दिया। तो ये भी हम जे को भी क्या लग सकते हैं? ई लिख सकते हैं। ऐसा ये डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रहे, परेशान नहीं होना कि सर वीडी ऐसा था। ये हम लोग करंट डायरेक्शन डिफाइन कर रहे, जे डिफाइन कर रहे, ऐसा, ठीक है। अब ये क्वांटिटी देखिए, एन ई स्क्वायर टाउ एम, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, टाउ दो सक्सेसिव कोलिजन का भी एवरेज टाइम पीरियड है, और एम है इलेक्ट्रॉन का मास। तो किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर ना बदले तो ये क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेंगी। कौन कौन? एन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ध्यान रखना एन बदल सकता है। कैसे? कंडक्टर को अगर हम हीटिंग कर देंगे, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा देंगे अगर, तो क्या होगा? उसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो एन की वैल्यू बढ़ जाएगा। तो एन वेरी कर सकता है, और एन बढ़ेगा तो टाउ घट जाएगा। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो कोलिजन और जल्दी हो जाएगा।
तो ये n बदलने से टाउ n बढ़ेगा तो टाउ घटेगा। तो ये तो वेरिएबल चीज हो गया, लेकिन ये पूरी क्वांटिटी कब नहीं बदलेगी, जब कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिस क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। एनी हाउ इसको भी आगे ऐसे लिखा जाता है J इक्वल टू, इसको लिखा सिग्मा ई, J इक्वल टू सिग्मा ई, जहां सिग्मा को कहते हैं सिग्मा इज कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिग्मा को कंडक्टिविटी कहा जाता है। और ये रिलेशन ही असली में ओम्स लॉ है। दिस रिलेशन इज नोन एज ओम्स लॉ। J इक्वल सिग्मा ही को ही ओम्स लॉ कहा जाता है। एक और 10th क्लास में था V इक्वल आई आर, कि करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल, वो भी करेंगे हम लोग, उसको आगे रिजल्ट ले आएंगे, बट उसका ये रिजल्ट है, असली में ओम्स लॉ इसको कहते हैं। ठीक है, उसी जो V इक्वल आई आर है वो इसी से अभी डिराइव हो जाएगा। तो ये हुआ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या हुआ कि ये सिग्मा वेरी कर सकता है किस पे, टेम्परेचर बदलने से सिग्मा वेरी कर सकता है। तो कैसे बदलता हम लोग जरा देख लेते हैं। वेरिएशन ऑफ सिग्मा विथ टेम्परेचर। हालांकि इसका डिटेल पढ़ना बस थ्योरेटिकल क्या होता है। तो अभी बात हुई आपसे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर आप, तो ये n बढ़ेगा, टाउ घटेगा, लेकिन कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा ये सोचना होगा। अब दोनों बढ़ता तो नेट बढ़ जाता, दोनों घटता तो नेट घट जाता, एक बढ़ है घट रहे, बड़ी समस्या है समझने में, इसलिए इसको थ्योरेटिकली समझेंगे। कहते हैं कि अगर किसी मटेरियल में अगर आपने n बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये सही बात है कि अगर नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो कोलिजन जल्दी होना चालू होगा, तो टाउ घट जाएगा। बट किसका इफेक्ट डोमिनेंट होगा ये समझना होगा। तो उसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप जब क्लास करते हैं तो एक बेंच पर 4 बच्चों की बैठने की कंफर्टेबल सुविधा है, 4 बच्चे आसानी से बैठ सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर ऐसा बेंच की चौड़ाई है, लंबाई है कि इस पे 4 बच्चे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अब मान लीजिए कोई एक बच्चा आ गया और कहीं जगह नहीं है, तो कहा भाई इस बच्चे को अपने दोस्त को बैठा लो। तो अगर आपने उस बच्चे को बैठाया तो जो बच्चा जहां बैठ रहा है, जिसके बगल में बैठ रहा है, सिर्फ उसी बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी 4 को प्रॉब्लम हो जाएगी। सबको थोड़ा थोड़ा क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। तो बच्चा बढ़ा 1 और कोलिजन 4 में हो गया, तो 4 जगह टाइम पीरियड, 4 जगह कोलिजन 4 टाइम्स नीचे आ गया, 4 जगह कोलिजन घट गया, जल्दी होने लगा कोलिजन 4 लोगों में, सब में गैप ही खत्म हो गए। तो बच्चा बढ़ाए 1 और इफेक्ट पड़ा 4 लोगों पे, तो बढ़ने का 1 हुआ, घटने का 4 लोग हो गया। तो ऐसे केस में जहां पे 4 की जगह थी, 4 पहले से भरे थे, तो 1 भी बढ़ाएंगे तो घटने का इफेक्ट ज्यादा होगा। उसी बेंच पे मान लीजिए पहले से 1 बच्चा बैठा हुआ है, 4 की जगह है बट 1 ही बच्चा बैठा हुआ, तो क्या वो 5 बच्चा आएगा तो इस बच्चे को कोई दिक्कत होगा? कुछ नहीं। और भले क्या हो जाएगा, 1 से भले 2 लोग बैठ गए, कोई कोलिजन भी नहीं होगा। तो यही बात समझना है। कंडक्टर्स में पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉनों की भरमार होती है, पैक होता है, उसमें थोड़ा सा भी अगर आपने n बढ़ा दिया तो बढ़ा इतना और कोलिजन और टाइम घटेगा बहुत ज़्यादा। इसीलिए कंडक्टर में n का बढ़ना, थोड़ा n में स्लाइट इंक्रीज, टाउ में ड्रास्टिक डिक्रीज करा देता है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट अल्टीमेटली ये घटा देता है। इसलिए कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्या होती है, घट जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब सेमीकंडक्टर होते हैं तो सेमीकंडक्टर में क्या है, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, उसमें बहुत इलेक्ट्रॉन नहीं, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपने उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वही 1 से भले 2 जो बात हो रहा था, कुछ और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कुछ और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ गई, एंड विदाउट अफेक्टिंग कोलिजन्स, बिकॉज कुछ लोग पहले ही कोलिजन नहीं हो रहा था, अब तो आ गए तो संख्या बढ़ गई, कोलिजन खास, बिकॉज लड़ने वाले ही नहीं थे, जगह बहुत था, कोई था ही नहीं,
तो n बढ़ गया, कोलिजन में कोई खास चेंज नहीं हुआ। तो सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो n का बढ़ने का इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है, इसलिए वहां कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही चीज है, इसको आप नोट करिए, स्कूल एग्जाम में आता है ये स्टेटमेंट, लिखने को नोट कीजिए। देखिए कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, if we increase the temperature of a conductor, then a small increment in small increment in n ब्रैकेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, n ब्रैकेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल क्या लिख दिया आपने, इफ इट इन स्मॉल इंक्रीमेंट इन n causes the relaxation time to decrease drastically, and hence the net effect is the net effect क्या हो जाएगा, नेट इफेक्ट में क्या हो जाएगा, ये n का थोड़ा बढ़ना टाउ का ज़्यादा घटने का कारण बनेगा, इसलिए नेट इफेक्ट में जो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एंड द नेट इफेक्ट इज द डिक्रीमेंट इन कंडक्टिविटी। Net effect is the decrement in conductivity. Whereas in semiconductors, if we increase the temperature, n increases without affecting the relaxation time, and hence its conductivity increases. तो ये एक बात है जो आप जानते रहे। ठीक है, अब हम लोग इसी को, वो जो V इक्वल आई आर वाला फॉर्म है वो लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये हमारा वायर था ऐसा, ये वायर ऐसे ले लेते हैं हम लोग, जो अपना वायर कंप्लीट वायर एल लंबाई का वायर था ये। तो जो आई हम लोग जो ये जे निकाले हैं, ये आई निकाले हैं, इससे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये वैल्यू निकाले हम लोग आई अपान से, आई को तो रखना ही चाहते हैं, तो फिर से इसको लिखते हैं, आई इक्वल टू क्या हो गया, एन ई ए वी डी था कितना, एक्सलेशन ऑफ इनटू टाइम। ये जो वैल्यू यहाँ लिखे थे फिर से वापस लिखे हैं, और इसको ऐसे लिखते हैं, आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए अपान एम इंटू टाउ, जो था टाउ पर है, और ई जो लिखे थे हम लोग,
टाउ यहाँ रखा रह जाए NE² A टाउ M इंटू ई को लिखते हैं V/L। कैसे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? dV इक्वल टू E डॉट dr, E इक्वल टू dV/dr। तो यहाँ तो फील्ड कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V हमारा वायर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V, और लेंथ L है, तो dV/L, dV/dr इज E, E की जगह भी dV/L लिख दिए। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लोग V को क्या लिख सकते हैं, हम लोग इधर ले आया जाए NE² टाउ अपन M, V इक्वल टू ऊपर गया L इधर, और नीचे क्या आ गया A, इधर हो गया I। कैसे? देखिए ये हम लोगों ने V निकाला है, तो सॉरी फिर से लिखा जाए कितना, V इक्वल कितना हो गया, इधर ले जाए ml अपान NE² टाउ, ठीक है। अभी ml ऊपर चले गया और नीचे आया NE² टाउ, A बाकी है, तो हम उसको L को अलग कर लेते हैं, L यहाँ लिखते हैं समझने के लिए, L/A इंटू I, ठीक है। अभी और ये क्या हुआ, ये NE², इसका रेसिप्रोकल हो गया NE² टाउ अपन M, ये तब सिग्मा, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई, लिख सकते हैं हम लोग इसको V इक्वल टू 1 अपन सिग्मा LA इंटू I, NE² टाउ अपन M 1 अपन सिग्मा लिख लिया। अब 1 अपन सिग्मा को 1 अपन कंडक्टिविटी का नया नाम देने जा रहे हैं रो, तो हो गया रो इंटू L/A इंटू I, जहां रो को हम लोग, रो इज कितना, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, सो इट इज नेम्ड रेजिस्टिविटी, कंडक्शन का अपोज रेजिस्टेंस दैट रेजिस्टिविटी। So this V equal becomes rho L/A into I, and इसको एक कांस्टेंट नाम दे रहे हैं R into I, बिकॉज अगर किसी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर ना बदले तो सिग्मा नहीं बदलेगा, तो रो नहीं बदलेगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा, लेंथ भी नहीं बदलेगा, और एरिया भी नहीं बदलेगा। तो रो L/A को हम लोग क्या लिख दिए R, वेयर कितना R इज इक्वल टू कितना, रो L/A। अब जानते होंगे ये फॉर्मूला, इसको एक नया नाम दिया हम लोग रेजिस्टेंस, रो L/A इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो अब इसको हम लोग ओम्स लॉ में ऐसे लिख रहे हैं। अब R कांस्टेंट होने के लिए क्या क्या शर्त हो गया कि R विल बी कांस्टेंट इफ क्या क्या, ये तीनों ही R में जो तीनों क्वांटिटी है, जो रो है, जो L है और A है, तीनों ही टेम्परेचर बदलने वाली चीज है। टेम्परेचर से ये सिग्मा और रो कैसे बदलेगा, अभी आपने यहाँ नोट लिखा कंडक्टर के लिए। लेंथ एरिया आप जानते हैं थर्मल एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर ज़्यादातर लेंथ बढ़ता है, एरिया बढ़ती है, तो ये सब कुछ तीनों ही चीज़ें टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई। इसलिए R कांस्टेंट तभी होगा इफ टेम्परेचर इक्वल टेम्परेचर रिमेन्स क्या, कांस्टेंट। दैट्स व्हाई वी हैव द डेफिनेशन ऑफ क्या, ओम्स लॉ लाइक दिस। लिखा जाए, ये आप 10th में पढ़े होंगे ये डेफिनेशन, लिखा जाए कि सो current flowing through a conductor is proportional to the potential difference. Current flowing through a conductor is proportional to the potential difference applied across it. Current flowing through a conductor is proportional to the potential difference applied across it
if the temperature of conductor is kept constant, if the temperature of conductor is kept constant, टेम्परेचर नहीं बदलेंगे तो कांस्टेंट रहेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज जो V इक्वल आई आर स्कूल में आएगा तो ओम्स लॉ यही लिखेंगे, V इक्वल आई आर ही लिखेंगे। आप स्टार्ट I इक्वल टू एन ए वी डी से करें, एन ए वी डी से ये निकाल लें और ये बात लिख के यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते, ओम्स लॉ लिखना तो I इक्वल एन ए वी डी लिखा, ये लिख के यहाँ आ गए, ओम्स लॉ लिख दिया, दैट्स गुड। इसके बारे में पूछ सकते, ये भी कहेंगे ये एक्चुअली यही फॉर्म है, इसी का एक सिंपल रूप। देखो ये क्या है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं। पोटेंशियल डिफरेंस नापा जा सकता है, करंट नापा जा सकता है, और ये सब अनमेजरेबल क्वांटिटी, इसलिए एक्सपेरिमेंटली ये फॉर्मूला ज़्यादा उचित होता है कि हम इन चीज़ों को नाप पाए। प्रैक्टिकल करेंगे तो जे और ई नापने की जगह हम क्या करंट नापेंगे और वोल्टेज नापेंगे, इसलिए ये वाला ज़्यादा फेमस फॉर्म है कहने का। बट ओम्स ने यही लॉ दिया था, ओम्स ने इसी को लॉ दिया, यही बनाया, उसी से एक और अप्लीकेबल फॉर्म में ले आया, ठीक है। तो ओम्स लॉ R इक्वल टू, और R इक्वल टू रेजिस्टेंस डिफाइन हो गया, R इक्वल रो एल बाई ए, इसका यूनिट ऐसा यूनिट क्या होगा आप समझते हैं, वो लिख लेंगे। ऐसे यूनिट में इसका अलग से नाम दिया गया ओम, इसको ओम लॉ, ओम के नाम पे सिंबल बनाया गया, इसको ओम कहा जा, आर ओम कहा जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा। अब इसी का यूज हम लोग पढ़ना है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, और रेजिस्टेंस से जोड़ना, करंट को कहना, पोटेंशियल डिफरेंस होना, ये सब चीज़ें इसी पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक चीज़ है इंपॉर्टेंट जो हम आपको बता देना चाहते हैं, वो देखिए, यहाँ लिखिए, नोट करके, अलग से नोट लिखिए, नोट करके लिखिए। जैसे सेम चीज़ है, इसी में ऐसा ही डायग्राम हो, वापस से आप बना लीजिए एक। नोट का फर्स्ट पॉइंट, करंट डेंसिटी, ये सब के बारे में थोड़ा सा नोट लिख के, नोट का फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि ऐसे कोई कंडक्टर है, आगे जाके उसको हमने उसका क्रॉस सेक्शन का ऐसा स्लैंट तिरछे काट दिया, स्लैंट क्रॉस सेक्शन काट दिया सा, ठीक है। तो यहाँ भी तो ऐसे ही निकल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो चलना होता, हमने ऐसा एक क्रॉस सेक्शन था, ये आगे भी रॉड है, हमने कटा हुआ समझा इसको, ऐसा समझिए आप। तो यहाँ कैसे डिफाइन करेंगे एरिया वेक्टर? एक्चुअली हम लोग जे एक वेक्टर डिफाइन किए हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था, करंट पॉइंट एरिया, और डायरेक्शन क्या लिए थे हम लोग, डायरेक्शन लिए थे वेक्टर ई का, जे इक्वल सिग्मा ई, इधर ई लगा है, तो ई तो ऐसे ही लगा है, इसलिए जे तो मैं इधर ही बनाऊंगा, यहाँ का ये आई तो करंट था, जे वेक्टर मेरा इधर बनेगा, यहाँ का भी जे वेक्टर यही रहेगा, लेकिन यहाँ का एरिया तो अलग हो जाएगा, यहाँ का एरिया अलग, यहाँ का एरिया अलग है। मान लीजिए ये जो स्लेंट हाइट है, ये जो ऐसा पार्ट है, ये एंगल थीटा बनाता है मान लीजिए, तो ये एरिया अलग, ये एरिया अलग है, तो फिर तो यहाँ का आई अलग अलग हो जाएगा, बिकॉज आई अपान एरिया ये वाला है और आई अपान ये एरिया, मैं कह रहा हूँ यहाँ का दोनों का जे सेम होगा। अब ये कैसे जस्टिफाइड है ये बात समझना, बिकॉज आई अपान ए यहाँ और आई अपान ए यहाँ अलग अलग आ जाएगा, यानी यहाँ करंट अलग, यहाँ करंट अलग हो जाएगी, बट बात ऐसा नहीं है, इसको समझना है। एक्चुअली हम अगर यहाँ पर अलग डायरेक्शन में हो गया, और एरिया वेक्टर आप जानते हैं हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, तो यहाँ पर तो एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, लेकिन यहाँ एरिया वेक्टर कैसा, ऐसा हो जाएगा, ठीक बात। इसलिए जब इस तरह का दिक्कत आता है, उसको और समझाने का अच्छा तरीका ये है कि किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी एरिया पर आप छोटा सा क्रॉस सेक्शन आपने लिया, एक ds वेक्टर लिया, वहाँ का j पता है, तो di को लिखना चाहिए j डॉट ds, di इक्वल j डॉट ds, इससे सब बातें समझ में आ जाती है। बिकॉज
जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, इसलिए करंट बदलने का, एरिया बदलने से करंट नहीं बदलता, ध्यान रखिए। एरिया से करंट का मतलब नहीं, करंट का क्या है, यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन पास किया, तो जितना आएगा उतना ही तो पास करेगा यार, इसलिए यहाँ से उतना आएगा, यहाँ से उतना ही जाएगा। दोनों तरफ क्या करंट डेंसिटी, दोनों करंट सेम हो गया, करंट सेम होगा, कह रहा जे सेम होना चाहिए, फिर तो डीएस का भी लफड़ा आएगा। तो एक्चुअली जब डी आई को जे डॉट डी एस समझेंगे आप वेक्टर से, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जे डॉट डी एस करें तो कितना आएगा, हम इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग, चलिए यहाँ नाम पी और क्यू रख लेते हैं, दो क्रॉस सेक्शन। तो एट पी जे डॉट एस लिख देते हैं बिकॉज यूनिफॉर्म में, जे डॉट एस इक्वल कितना आएगा, तो जे है कितना आई अपान ए इंटू, यहाँ का क्वेश्चन ए है, ये ए आएगा, तो ये बात आई आया, ये अच्छा बात आई आया। अब यहाँ देखते हैं कितना आता है यहाँ पर, तो यहाँ करिएगा, देखिए ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, कैसे पता, नहीं ये थीटा नहीं होगा, इस पे नॉर्मल है तो ये 90 में थीटा हो जाएगा। देखिए कैसे है, ऐसा ये आपको याद रखना है, इसे हम बताए भी थे, फिर से बता रहे, दो के बीच का एंगल थीटा है तो इसके नॉर्मल के बीच का एंगल भी थीटा होता है, वैसे सोचा जाए तो। देखिए ये लाइन पर नॉर्मल हुआ ये लाइन, ठीक, और ये लाइन पर नॉर्मल हुआ ये लाइन, नहीं, इसलिए ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ये एंगल हो जाएगा कितना 90 माइनस थीटा, सही बात, एंगल होगा यहाँ पर इधर लिख देते हैं 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। चलिए तो जरा जे डॉट इस यहाँ का एट क्यू करते हैं, तो एट क्यू जे डॉट एस इक्वल टू क्या होगा, तो जे तो पहले जैसा ही रहेगा, आई अपन एरिया होता है, लेकिन इसको ओपन करते हैं जरा, लेकिन आई अपन एरिया नहीं समझ में आ रहा तो ओपन करते हैं, तो क्या हो जाएगा जे एस कॉस 90 माइनस थीटा, डॉट प्रोडक्ट ये एस अब अपना कौन है, ये वाला है एस, ध्यान रखना है, वो ए नहीं है, ए तो ये होगा, ये हिस्सा ए होगा ना, ये वाला ये अलग होगा, ओके। तो ये कितना हो जाएगा यहां से जे एस साइन थीटा, सही बात। अब देखिए हमने इसको एरिया एस कहा है और ये एरिया है ए, तो एक्चुअली इस सेक्शन का ये क्या है, प्रोजेक्शन है, तो एस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये हाइपोटेनस पे एस है, इसका ये नीचे के एरिया का ए कॉस थीटा होगा, ए साइन थीटा, यानी एस साइन थीटा, एस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो जे इंटू ए हो जाएगा, और जे इंटू ए तो पहले भी था, ये ए था, वैल्यू ए थी ये वाली, फिर जे की वैल्यू फिर अगेन क्या आ जाएगा आई, और ये जस्टिफाइड हो गया, दोनों आई का बराबर आना जरूरी था, हमने जस्टिफाई किया कि ये फॉर्मूला कैसे सही है और जे डॉट एस पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर से एक बार चीज़ों को समझाऊं, मुझे आप जो जे डिफाइन करो, जो एरिया डिफाइन करो, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, बट मुझे ये ज़रूरी है कि जितनी करंट यहाँ हो उतनी करंट यहाँ, उतनी करंट यहाँ से निकलनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पर यूनिट जितना चार्ज आएगा उतने चार्ज हर जगह से निकलेगा, और आपके एरिया से हम अपना करंट डिफाइन नहीं करेंगे, बिकॉज चार्ज पॉइंट टाइम करंट होता है, तो डी टी टाइम सबके लिए सेम है, तो डी क्यू भी सबके लिए सेम होना चाहिए, तो यहाँ सब जगह का करंट सेम होना चाहिए था, तो अगर लेकिन जे एस करते तो गलत है, इसलिए जे डॉट एस करेंगे हर जगह, तो ये डी आई को जे डॉट डी एस डिफाइन, ये आप याद रखेंगे तो सब जगह बात सेम हो जाएगी, ये चीज़ ऐसे जस्टिफाइड है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा है तो जे एस को आप डॉट प्रोडक्ट समझेंगे, वेक्टर ऐसे समझेंगे, समझ में आया, क्या क्या बात याद रखना है, जिधर करंट है उधर ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उधर ही जे है, जे इक्वल टू सिग्मा है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसी दिशा में क्या होगा, जे होगा हमेशा, ये फॉर्मूले से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको।
ओके। एक दूसरी बात, नोट का सेकेंड पॉइंट देखिए। दूसरा बात कहे कि आपसे मान लीजिए नोट का ये पॉइंट 1 हुआ, ये पॉइंट 2, कहा कि एक ऐसा कंटेनर है जिसका क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, आगे ऐसा और ये और पतला हो गया, मान लीजिए ऐसा, यहां बहुत चौड़ा हो गया, इसमें से कह दिया कि आई करंट आ रहा है, बस कंडक्टर हो जिसका क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, इसका नाम रखते, इस क्रॉस सेक्शन का नाम रहेगा ए, इस क्रॉस सेक्शन का बी, और इसका नाम रहेगा सी। तो आपसे यहां से आई करंट आ रहा है कह दिया, अभी तो ये यूनिफॉर्म था ना, वेरिएबल एरिया होगा तो क्या करेगा, तो पूछेगा आपसे कि लिखिए, यहां पर लिखिए कि एक एग्जाम्पल टाइप समझते हैं कि अरेंज क्या क्या, पहला आई, दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथा जे एंड पोटेंशियल। ये देखिए, ये क्वेश्चन इस बहुत सारा एग्जाम में इसमें से एक दो आते रहता है, सारा बात। अरेंज दिस क्वांटिटीज इन quantities in increasing order for points A, B and C. ए बी सी तीनों पॉइंट पर करंट, मैंने यहां करंट, यहां करंट, यहां करंट, VD, यहां का VD, यहां का VD, यहां का VD, ऐसे सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। चलिए सोचते हैं, पहला तो हम लोग पहला बात करने जा रहे हैं करंट का क्या ऑर्डर होगा। तो यही क्वेश्चन का मेन नब्ज है पकड़ने का, करंट कुछ नहीं होगा, आप एरिया बदलते रहो, जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना यहां से पास करे, उतना यहां से पास करे। तो चार्ज पर टाइम एंट्री और एग्जिट सेम होना चाहिए, बिकॉज इसमें चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, जितना चार्ज आता है उतना चार्ज जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा, ध्यान रखना है। किसी कंडक्टर में अगर करंट बहता है तो उस कंडक्टर पर नेट चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज निकल जाता है। अगर कोई न्यूट्रल कंडक्टर था, उसमें अगर आपने सेल जोड़ दिया करंट बहने के लिए, द कंडक्टर रिमेन न्यूट्रल फॉर द टाइम जब तक करंट बहेगा, बिकॉज उसमें चार्ज इकट्ठा नहीं होता, इकट्ठा होने का जगह नहीं है, एक्चुअली पैक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पैक है, जो इलेक्ट्रॉन अगर पास 1000 हैं तो अगर 2 आए तो यहाँ 2 निकल जाएंगे। इसलिए कोई कंडक्टर अगर न्यूट्रल है, उसमें अगर आप करंट बहाते हैं तो इट विल रिमेन न्यूट्रल, ध्यान रखेंगे। इसलिए करंट जितना आएगा जाए, इसलिए हमने कह दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है भाई, ये सब सेम है, यहाँ तो ऑर्डर की बात नहीं होती, ये तो इक्वल था, तो ऑर्डर क्या लिखे हम लोग, इक्वल था। दूसरा कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात लिखिए, VD का। तो फ्लूइड चैप्टर में पढ़े थे ना आप लोग, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वही दिमाग लगाइए, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, एकदम सेम चीज समझिए कि एक पाइप है ये, उसमें से इलेक्ट्रॉन रूपी क्या पानी बह रहा है, इलेक्ट्रॉन का पानी बह रहा है, फ्लूइड बह रहा है इलेक्ट्रॉनों का, बस सब बात आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। तो क्या था, जहां A1 V1 इक्वल A2 V2 मतलब एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी कम है, उसी तरीके से तो सबसे बड़े एरिया यहाँ है, उससे छोटा या सबसे छोटा वहां बनाया हमने, इसलिए कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वेलोसिटी कहाँ होगा, B पर। इसलिए मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग ऑर्डर लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी एट B विल बी मिनिमम, उससे बड़ी हो किस पर, A पर, सबसे बड़ी वेलोसिटी होगी C पर, A1 V1 A2 V2 वाले मेथड से। तीसरा बात
इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर लिखना है। एक काम और लिखता हूं मैं, एक सिग्मा भी लिख देता हूं, सिग्मा का ऑर्डर भी लिखिए कंडक्टिविटी का। तो मैं पहले कंडक्टिविटी लिख लेता हूं, ज़्यादा आसान है ना। कंडक्टिविटी क्या होगा, तो जहां वेलोसिटी ज़्यादा है वहां कम है, फील्ड है क्या, ये सब फालतू की बातें हैं। कंडक्टिविटी, जब टेम्परेचर सब जगह सेम है तो कंडक्टिविटी सब जगह क्या है, सेम है। वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी मटेरियल की, किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड ऑफ कोर्स द मटेरियल। हाउ कंडक्टिंग इज द मटेरियल, एन तो डिपेंड करेगा ना। जिसमें ज़्यादा एन है दे आर मोर हाई कंडक्टर, कंडक्टिविटी का ज़्यादा होता है। सो दो बातें हो गई। किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिपेंड दो बातों पे। पहला बात क्या कि उसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, एन मतलब, और दूसरा एक्सटर्नल प्रॉपर्टी कौन, टेम्परेचर। दो बात है, इसलिए सेम। जैसे ये कॉपर का बना हो तो सब जगह कॉपर ही होगा, टेम्परेचर मेंटेन है तो वो भी सेम हो गया, इसलिए कंडक्टिविटी सब जगह क्या होगा, सेम होगा। तो सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा सी, ये सब जगह सेम होगा। ठीक है, ये मैं ऐसा क्यों कर लिया, इससे मैं ना अब जे का मुझे अंदाजा हो चुका है। जे का, जे भी लिख लेता हूं, जे का करंट डेंसिटी का क्रम लिख लेते हैं हम लोग। तो बोलिए क्या होगा, सब जगह करंट सेम है, तो सब जगह करंट सेम है तो जहां का एरिया बड़ा होगा वहां करंट डेंसिटी कम होगी, तो सबसे कम होगी यहां पर। इसलिए जे एट ए इज मिनिमम, उससे बड़ा जे कहाँ होगा, जे एट बी इज मिनिमम, उससे बड़ा जे होगा किसका, ए का, और सबसे बड़ा जे होगा सी का, बिकॉज वहाँ का एरिया सबसे छोटा है और आई सेम है तो आई अपन एरिया सबसे बड़ा हुआ। अब जे आ गया, अब जे आ गया तब ई लिखेंगे हम लोग, बिकॉज जे इक्वल सिग्मा ई, और सिग्मा सब जगह क्या है, सेम है। तो जो हमारा ऑर्डर ई का होगा वही ऑर्डर जे का भी होगा। सो क्या लिखेंगे हम लोग, तो अगला हम लोग लिख रहे हैं ऑर्डर किसका, जे का। करंट डेंसिटी तो हो ही गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर तो सेम एज जे। सो क्या लिखें, सेम जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज लोवेस्ट एंड उससे ज़्यादा ए पर, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, सी पर। ठीक है, लास्टली एक और चीज बताना है, वी मतलब पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा, तो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा, तो हम ए बी सी डी ई एफ, पोटेंशियल। तो ये एक अजीब बात है, पोटेंशियल में कुछ नहीं सोचना है। पोटेंशियल करंट जो होगा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हमेशा कंडक्टर में कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं आने वाला। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एज विल गो अलोंग द करंट पोटेंशियल ड्रॉप्स। सो ऑब्वियसली सीधा बात हो गया कि पोटेंशियल एट ए इज हाईएस्ट, है ना। तो हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे कम वाला पहले लिखा जाए, वी सी लेस देन वी बी लेस देन वी ए। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसे क्रॉस सेक्शन से मतलब नहीं है, उस स्पेस का बात है। एक काम और कर देते, यहां पर हम एक और बढ़ा देते, डेल्टा वी। डेल्टा वी का एक और ऑर्डर लिखना चाहते हम, पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस dx लेंथ में। यहां का dx लेंथ में, यहां का dx लेंथ में, यहां का dx लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कहां ज्यादा होगा। तो अगर हम यहां का पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे, अगर ऐसा यहां का एक dx लें हम क्रॉस सेक्शन, एक यहां का dx लें, ये सब क्वेश्चन पूछता है, सब थ्योरेटिकल। एक यहां का भी dx लिए,
ये छोटे छोटे से भाई, पोटेंशियल अलग चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज। पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का होता है। तो ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल हो गया। अब ए में यूनिट लेंथ में कितना ड्रॉप होगा, यहां कितना ड्रॉप होगा, यहां कितना ड्रॉप होगा, ये बात पूछ रहा है। तो कैसे लिखेंगे? तो आई सेम है, अभी हम लोग ओम्स लगाएंगे। वहां का V इक्वल क्या, आई आर। V पोटेंशियल ड्रॉप था, डिफरेंस था, तो डेल्टा V है। ओम्स लॉ डेल्टा V इक्वल क्या, आई इंटू आर। अब देखिए आई तो सब जगह क्या है, सेम है। जहां का R बड़ा होगा वहां का पोटेंशियल ड्रॉप बड़ा होगा। और R का वैल्यू कितना आया था, रो। अब लेंथ ले रहे हैं dx टाइप का हम लोग, ये थिकनेस हम लोग dx का एक टुकड़ा टुकड़ा लिए हैं। तो आई सेम है, सिग्मा सेम है, और dx लंबाई सब सेम लिए, तो जहां का एरिया सबसे बड़ा है वहां का रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा, वहां का ड्रॉप सबसे छोटा होगा। यानी सबसे छोटा ड्रॉप यहां होगा, उससे कम यहां होगा, और सबसे बड़ा ड्रॉप यहां होगा। बिकॉज एरिया सबसे छोटा है, रेजिस्टेंस सबसे बड़ा होगा, तो आई आर सबसे बड़ा होगा। इसलिए सबसे छोटा ड्रॉप डेल्टा V एट कहाँ होगा, B होगा, उससे होगा डेल्टा V एट A, और सबसे बड़ा ड्रॉप होगा डेल्टा V एट C। सबसे बड़ा ड्रॉप C पे होगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं लोग करंट डेंसिटी पर। ये बात आ गई हम लोग की। ठीक है, ओके। तो ये दो नोट्स हो गए आपको करंट डेंसिटी के बारे में। ओम्स लॉ हम लोग अब का एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक और बात बता दें, R इक्वल टू क्या था, रो L बाई ए रेजिस्टेंस। हम लोग काम करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग एक डाल लेते नया हम लोग, रेजिस्टेंस का ही, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में ही मेन पढ़ाई कर लेते हैं, फिर ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो अगर पहला बात, अगर एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तब तो ठीक है, R इक्वल टू आ जाएगा रो L बाई ए। L लंबाई हो गई या क्रॉस सेक्शन होगा। बट इस तरह कुछ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का हो गया फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इसमें भी एक बात है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो भी एक बात है, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है जिसका तीनों डायमेंशन दिया हुआ है हम लोग को, और इसका कंडक्टिविटी भी दे रखा है। तो तीनों डायमेंशन आपको दिया जाता है, लेंथ ब्रेड्थ विड्थ, ये A दे दिया, ये B दे दिया, और ये C दे दिया। ये क्रॉस सेक्शन हुआ इसका, इधर से ऐसा। इसका कंडक्टिविटी दे दिया आपको रो। अब कहा कि इसका आप रेजिस्टेंस बताइए, रेजिस्टेंस बताइए। तो क्या लिखेंगे आप, इसका रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? मुश्किल है बात बताना, ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। मैं पूछूं इसका रेजिस्टेंस क्या है, दिस इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन, बिकॉज विच वन इज एरिया एंड विच वन इज लेंथ, हाउ कैन वी डिफाइन? भाई कुछ भी एरिया हो सकता है, लेंथ ब्रेथ कोई नाम तो नहीं होते, वो तो आप किसी को लेंथ, किसी को ब्रेथ, किसी को हाइट कहते हो। आप किसी अपने रूम में किसी को लेंथ, किसी को ब्रेथ कहते हो, क्या दिक्कत पड़ता है? इसलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं होते कि फाइंड द क्रॉस से, ऐसा नहीं होगा। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो ऑफ कोर्स उसका सब रो L पे डिपेंड करेगा ही, बट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि करंट उसमें से कैसे बह रही है। नदी जब बहती है, ऐसा फ्लो है नदी का, तो नदी में अगर आप तैरते हैं या नाव चलाते हैं, तो नाव के साथ नदी का क्या व्यवहार होगा, नदी के पानी पे डिपेंड करेगा, पर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में नाव चला रहे हैं। नदी
नदी जिधर बह रही उधर ही आप नाव चला रहे हैं, तो नदी आपको अपोज नहीं करके सपोर्ट कर रही चलाने में, सही बात। आप नदी का उल्टा चलाना चालू कीजिए तो सपोर्ट का छोड़िए, आपको अपोज करना चालू कर देगी। नदी वही, नाव वही, चलाने वाले भी वही। आप नदी को क्रॉस करना चालू कीजिए, अलग ही व्यवहार होगा, ड्रिफ्ट करा देगी। सो नदी का बहाव, नदी का जो बहाव है आपके नाव पे कितना रेजिस्टेंस मारेगा, कितना रुकावट पैदा करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे फ्लो कर रहे हैं। सो किसी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस से पूछेगा तो दे विल मेंशन कि बहाव किधर है, तब आप डिफाइन करेंगे लेंथ ब्रेड्थ एरिया। बहाव के लॉन्ग जितना दूर चलना है, दूरी कवर करना है, वो है लेंथ। अब बहाव के परपेंडिकुलर जो सेक्शन है उसका एरिया ए लेना है। इसलिए जैसे इसका हमको 3 आंसर मिल सकता है। कहा कि ऐसे नंबर 1 के बहाव के लिए आप रेजिस्टेंस बताइए, नंबर 2 के लिए पूछ सकता है, नंबर 3 ऐसा बाहर जा रहा है, करंट बाहर निकल रहा है तो बताइए। इसलिए अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग लिख रहे R1 मतलब अगर ऐसे बहता तो हम रेजिस्टेंस क्या लिखते रो, ये लेंथ यानी कितना C अपान क्रॉस सेक्शन एरिया कितना AB, ठीक है। R2 मतलब ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे बह रहा है, तो क्या होगा, लंबाई कितना चलेगा B, और ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा कितना, ये C है और ये A है। इस बार हो जाएगा रो इंटू B अपान AC। यही R3 मतलब ऐसे बाहर आएगा, तो ये लेंथ हो जाएगा, A वाला लेंथ हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, रो इंटू A अपान, अब ये हो गया आपका C, ये हो गया B, तो नीचे हो गया BC। इसलिए इस कंडक्टर का जब हमसे पूछेगा कि आप बताओ इसका रेजिस्टेंस, तो अगर पॉसिबिलिटी है अलग अलग होने का तो फिर पॉसिबिलिटी के हिसाब से करेंगे, बताएंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हम यहाँ देना चाहेंगे दूसरा इसके साथ साथ, कि कहा कि जैसे ये देखिए, ये एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, ठीक, और ये इसका पार्ट भरा हुआ है, अंदर में हॉलो है, पूरा शेल नहीं है, अंदर रेडियस बाहर रेडियस है। तो कहा कि जो बाहर वाला रेडियस है B है और अंदर वाला रेडियस आपका A है, लेंथ L है। का इसका रेजिस्टेंस बताइए। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें भी 2 क्वेश्चन बनता है, इसमें भी रेजिस्टेंस का दो क्वेश्चन बनता है। लिखा कि पहला कि 2 पार्ट, कौन कौन, पहला कहेगा रेजिस्टेंस इफ, फाइंड रेजिस्टेंस इफ, पहला ए पार्ट, इफ आई मतलब करंट, इफ आई फ्लोज along its length, रेजिस्टेंस बताना है, फाइंड रेजिस्टेंस, यहाँ पर फाइंड रेजिस्टेंस इफ आई फ्लोज along its length। दूसरा रेडियली आउटवर्ड्स, दो बातें हो सकती है, क्योंकि इसका आप रेजिस्टेंस बताइए, अगर इसके अलॉन्ग करंट बह रहा तो, ऐसा रेडियली बाहर जा रहा तो, रेडियली बाहर जा रहा तो क्या क्या होगा आंसर, कैसे कैसे इसका आंसर लिख दिया जाए। तो पहला पार्ट जब अलॉन्ग लेंथ होगा तो R इक्वल हो जाएगा रो L A, रो L लंबाई, इसके अलॉन्ग चलना था, लेंथ कितना चलना है L, एरिया, अरे हवा का तो लिखेंगे नहीं, मेटल का लिखेंगे तो एरिया वही लिखेंगे बस। तो क्या लिखेंगे, एरिया पाई B² माइनस A², जिसमें वो करंट बह रहा होगा। और बी पार्ट रेडियली अवे, तो इसमें आपको कैलकुलस लगाना पड़ जाएगा। एक इसका हमने क्रॉस सेक्शन बना लिया, ये जो इधर से देखने से क्रॉस सेक्शन ऐसा हुआ ही। अब करंट कैसे जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, रेडियली बाहर, ऐसे बाहर चल रहा है। अब जब बाहर चलेगा तो क्या होगा, इसका रेडियस वेरी करते जाएगा, पहले से रेडियस बढ़ते जाएगा ऐसा।
तो रेडियस वेरिएबल हो गया तो कैलकुलस यूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ में आपको एक ऐसा एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ऐसा ये एलिमेंट लेना होगा आपको। ये एलिमेंट देख रहे हैं, इसका ये इस एलिमेंट का ये जो रेडियस हुआ x, एलिमेंट को थिकनेस हुआ dx, ये हुआ x रेडियस का और dx थिकनेस का एक एलिमेंट लिया। कैसा एलिमेंट हो, ये बाहर की तरफ है, इसकी लंबाई l है, एक पाइप की तरह हुई, पाइप जिसकी लंबाई l है, अंदर का रेडियस कितना है x है, थिकनेस dx है। तो अब इस पाइप का हम रेजिस्टेंस पे लिखेंगे dr इक्वल टू रो l। अब l ये वाला l नहीं लिखेंगे, करंट ऐसे नहीं चल रही है, ऐसे रेडियली भाग रही है। तो इस पाइप को क्रॉस करने में कितना दूरी चलना होगा, सोचना हो तो कितना चलना होगा, dl यानी dx। तो रो इंटू dl की जगह लिखेंगे अब dx इंटू एरिया। तो एरिया अब ऐसे रेडियली, तो ये वाला अंदर का एरिया लेना होगा, कर्व एरिया लेना होगा आपको ऐसा। तो कितना हो जाएगा वो 2 पाई x इंटू एल, पाइप का अंदर कर्व एरिया 2 पाई x इंटू एल, कर्व सरफेस एरिया। अब जब आप इसको इंडिकेट करें कहाँ से, अंदर का रेडियस a है और बाहर का b है, a से b तक, तब आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा रो अपान ये 2 पाई l बाहर आ गया, dx अपान x इस कितना log x a से b, ठीक है। तो log b बाई a आपका आंसर हो जाएगा। सो फाइनल आंसर आपका हो गया कितना, इसका वैल्यू फाइनल आंसर हो गया यहाँ पर r इक्वल टू रो अपान 2 पाई l ln b बाई a। ये बात, करंट कैसे बह रही है, किधर जा रही है, ध्यान रखना है। करंट के अलोंग जितना दूरी चलना, फ्लो के अलोंग चलना हो उसको हम लेंथ कहेंगे, उसके परपेंडिकुलर एरिया को ए कहेंगे, ठीक है। इस तरह के इस पे हम लोग और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे और ओम्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे।